हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें 4 छोटे छोटे से अपने टॉपिक्स बच रहे हैं। तो इसमें पहला है डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी हालांकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कई चीज़ों में। तो एक्चुअली डॉर्मेंसी क्या है कि डॉर्मेंसी को आप अपने दिमाग में ये लेके रखो कि रेस्टिंग स्टेज या विश्राम की जो अवस्था है उसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। और ये वैसे तो प्लांट के बहुत पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, पर स्पेशली ज़्यादा यूज़ करते हैं हम किसके लिए? सीड या बीज के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो सीड है वो डेवलप हो गया, परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। अब वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। लेकिन मैच्योर होने के बाद और जर्मिनेशन से पहले का जो स्टेज है या जो अवस्था है या जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? डॉर्मेंसी। और इसमें जैसे मान लीजिए कि अलग अलग तरीके के कई सीड्स ऐसे होते हैं कि डेवलप हुए और वो तुरंत अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो जर्मिनेट हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तीसरे हैं कुछ ऐसे कि अनुकूल परिस्थिति भी है फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस पे डिपेंड करती है? डॉर्मेंसी या प्रसुप्ता अवस्था। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे सीड हैं जो पूरे डेवलप हो गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हो रहे हैं। और वो कब डेवलप होंगे? वो होंगे उस डॉर्मेंसी पीरियड में। इसलिए जो है उनको अगर अनुकूल परिस्थिति या फेवरेबल कंडीशन मिलेगी भी तो भी वो जो है तुरंत जो है जर्मिनेट नहीं होंगे। वो पहले डॉर्मेंसी पीरियड में जाएंगे, अपनी विश्राम अवस्था में जाएंगे और उसके बाद जाके फिर वो जर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पे अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर अपन नॉर्मल से अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन यही है कि कोई सीड है वो, जैसे अगर हिंदी में कहते हो तो क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो, यानी उसमें कोई क्रिया नहीं हो। क्रियात्मक मतलब फिजियोलॉजिकल, यानी कोई प्रोसेस उसमें नहीं चल रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डॉर्मेंसी पीरियड। अब जैसे मान लीजिए सीड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीड को आप किस में कंसिडर करोगे, लिविंग में या डेड में? तो आप अपन लिविंग में ही करते हैं, क्योंकि जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट होता है। उस समय जो है उसमें क्रियाएं नहीं हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल जो है रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वो एज इट इज़ है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें पानी नहीं है। अगर वाटर कोई भी जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जैसे अब अपने घर में भी है, अभी आपके पास में चना है, ग्राम सीड है, तो वो ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको पानी देंगे और पानी भी थोड़ा आप भिगोएंगे, भिगोने के बाद में फिर उसको थोड़ा सा फ्री हवा में छोड़ेंगे, तब जाके वो जर्मिनेट होगा। यानी कि उसको कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स चाहिए तभी वो जर्मिनेट होगा। तो उसमें मेन फैक्टर क्या है? पानी। तो इसलिए जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये डॉर्मेंसी या प्रसुप्तावस्था। अब देखो नॉर्मल भी जो है कई आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सीड है, वो सीड को आपने छोड़ दिया और उसके बाद में वो जाके जर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को अपन क्या बोलते हैं? सीड वायबिलिटी या बीज की जीवन क्षम। और ये कई बार आती है और ये अलग अलग सीड्स की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि बबूल है, घास है, इसमें 5 से 10 साल तक अगर इसका सीड है तो आप उसको डॉर्मेंसी पीरियड में रख सकते हो और उसके बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम ये गेहूं वगैरह इनकी देखें तो इनकी 5-6 साल होती है। तो इस तरीके से जो है फिर उसके बाद में जैसे एक ये जो चीज़ें अलग होती है कि राइजोफोरा और मटर। राइजोफोरा कौन सा प्लांट होता है? ये होता है मैग्रो प्लांट, जो आपने 11th में निमेटोफोर या श्वसन मूल में पढ़ा था। तो उसमें जो है डॉर्मेंसी होती ही नहीं है कि वो प्लांट पे आपको पता है कि प्लांट के ऊपर ही सीड है, वो जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद में उसका जो सीडलिंग या नवोद्भिद है वो जमीन में गिर जाता है और वो नए प्लांट को डेवलप कर देता है। तो वहाँ पे डॉर्मेंसी होती नहीं। तो ये चीज़ें जो थोड़ी स्पेशल हैं उनको आप थोड़ा और अच्छी तरीके से करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप्स दे रखे हैं जर्मिनेशन इसके डॉर्मेंसी के, और उसमें है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कौन सी है? ये जो पीरियड है, ये पीरियड क्या कहलाएगा आपका? प्राइमरी
जो है डॉर्मेंसी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए उसको फेवरेबल कंडीशन भी दे रहे हो और उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, प्राइमरी डॉर्मेंसी। कि उसमें जो है कुछ समय के लिए वो विश्राम अवस्था में जा रहा है, तो वो कहलाती है आपकी प्राइमरी डॉर्मेंसी। यानी कि डेवलप हो गया, अनुकूल परिस्थिति भी मिल गई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है और जब उसका पूरा ड्यूरेशन हो जाएगा तो उसके बाद वो जर्मिनेट होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डॉर्मेंसी। और उस दूसरा जो है कि वो सीड है वो डेवलप ही नहीं होगा, उस वो जो है सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि वैसे सीड बन गया प्लांट से, लेकिन उसके बाद में उसमें अंदर ही अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे कोई परिवर्तन आ रहे हैं और उसके बाद जाके वो डेवलप हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ से दो द्वितीय क्या, प्राथमिक हो गई। प्राथमिक में सीड डेवलप होगा लेकिन फेवरेबल कंडीशन के बाद भी अंकुरित नहीं होगा, कुछ अपना टाइम पीरियड लेगा, तो वो तो कहलाता है प्राइमरी। और कुछ ऐसे हैं कि बन तो गए लेकिन फुली मैच्योर नहीं हुए, पूरे परिपक्व नहीं हुए, वो प्लांट से अलग होने के बाद में कुछ उसमें प्रोसेस होता है जिसकी वजह से परिपक्व होते हैं और फिर जाके डॉर्मेंसी पीरियड आता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रसुप्ता या द्वितीय प्रसुप्ति या सेकेंडरी डॉर्मेंसी। उसके बाद में यहाँ देखो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं कि किन किन कारणों से जो है डॉर्मेंसी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हार्ड सीड को। जितने आपने सीड्स देखे उनके चारों तरफ जो है एक मोटा सा आवरण होता है, सीड की स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़ चुके हो, तो उसके कारण जो है बाहर से कोई भी चीज़ इजीली उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती, एनवायरनमेंट है या वाटर है या जो भी चीज़ है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इसका, सीड का। फिर है इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण की अपरिपक्वता, कि जब सीड में, अभी जैसे आपको सेकेंडरी में बताया कि जब तक फुल डेवलप नहीं होगा, तब जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, गिंगो बाइलोबा और नीटम, ये दोनों जिम्नोस्पर्म है, इनमें जो है सीड प्लांट से अलग होने के बाद में फिर मैच्योर होता है और फिर उसके बाद में डॉर्मेंसी पीरियड के बाद में वो जर्मिनेट होता है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड, उत्तर परिपक्वन काल की आवश्यकता, तो वही चीज़ हो गई कि पहले वो परिपक्व होगा, उसके बाद और ज़्यादा उसमें चेंजेस आएंगे और उसके बाद जाके वो जर्मिनेट होगा, तो ये जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, डॉर्मेंसी पीरियड। फिर उसके बाद है कि जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो वो ये नहीं कि आप किसी भी सीजन में उसको उगा दो, तो उनको परफेक्ट मौसम चाहिए, क्लाइमेट उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए, प्लस लाइट उसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए, प्लस टेम्परेचर उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो ये भी एक कारक हैं जिसमें कि उनकी उपस्थिति में ही प्लांट जर्मिनेट होगा, तो ये भी एक डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, हालांकि अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ये कहलाता है शीत उपचार या कोल्ड ट्रीटमेंट, ये अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो कोल्ड ट्रीटमेंट से भी अपन ये प्रोसेस को ब्रेकअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ जो है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स है, कुछ निरोधक रसायन भी हैं जिनके कारण जो है जर्मिनेशन एकदम से नहीं होता और वो डॉर्मेंसी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें एब्सिसिक एसिड अपन ने पढ़ा था, तो ये जो एब्सिसिक एसिड है, काउमेरिन है, पैरा एस्कर्बिक है, फिनोलिक एसिड है, तो ये कुछ ऐसे रसायन हैं जो कि जर्मिनेशन को रोकते हैं और डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कि इस डॉर्मेंसी को हम कम कैसे कर सकते हैं या इसको तोड़ कैसे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले है खुरचना, या उसको बोलते हैं स्क्रिफिकेशन। यानी कि अगर सीड को आपको बोना है तो अगर आप थोड़ा सा उसको रब कर दोगे, थोड़ा सा उसको खुरदरा कर दोगे, तो वो जल्दी जो है जर्मिनेट होगा। फिर उसके बाद में जो अभी मैं आपको बता रही थी, शीतन उपचार या चिलिंग ट्रीटमेंट, तो अगर सीड को बोने से पहले अगर हम ठंडे टेम्परेचर यानी कि 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, तो भी इनमें डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होकर फटाक से जर्मिनेशन होगा। उसके बाद में एक्सपोजर टू ऑल्टरनेट टेम्परेचर, यानी एकांतरिक तापक्रमों, कभी ठंडा कभी गर्म, तो इस तरीके से जो उसको टेम्परेचर बदलते रहते हैं जिससे कि डॉर्मेंसी क्या हो जाती है, उसकी ब्रेक हो जाती है। फिर प्रेशर है, तो प्रेशर में 2000 जो है एनवायरमेंटल प्रेशर पे अगर रखते हैं तो ये भी जर्मिनेशन पावर को बढ़ाता है।
फिर है वृद्धि नियंत्रक का उपयोग, यानी कि अभी तो अपन ने क्या देखे थे कि एब्सिसिक एसिड है वो उसको रोक रहा है, लेकिन यहाँ पे जिब्रेलिन है, थाइलिन है, थायोयूरिया है, क्लोरोहाइड्रिन है, ये जो केमिकल्स हैं ये केमिकल्स इसकी डॉर्मेंसी को तोड़ेंगे और जर्मिनेशन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ये फैक्टर्स हो गए। अब ये हालांकि बहुत थ्योरेटिकल है, उसमें से एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इतना कोई ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया। फिर दूसरा अपने पास में है बसंतीकरण या वनरेलाइजेशन। तो अब ये और जो अभी अपने फोटो पीरियड देखा था तो ये लगभग एक जैसे, वहाँ पर डिपेंड कर रहा था किस पे, वहाँ पर पड़ा था सनलाइट या लाइट के ड्यूरेशन पे। अब यहाँ पर जो है वो किस पे पड़ रहा है, टेम्परेचर पे। चीज़ वही है, लेकिन वहाँ पे भी फ्लावरिंग है तो वहाँ पे फर्स्ट था क्या, फोटो यानी कि लाइट, और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर। तो ये जो है वनरेलाइजेशन, इसको सबसे पहले देखो लाइसेंको ने देखा था, उन्होंने चावल की 2 वैरायटी ली, एक तो विंटर और एक स्प्रिंग की। और उन्होंने क्या देखा कि जब इनको अपन ने देखा तो वो 2 चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, एक तो लाइट पे और दूसरा टेम्परेचर पे। कौन सी, जो कि 1 साल वाली एन्युलर वाली वैरायटी थी, तो उसने लाइट और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड। लेकिन अगर जो 2 ईयर्स की हैं, जिनका लाइफ साइकिल 2 ईयर्स का है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में तो उसमें केवल वेजिटेटिव होती है, और सेकंड ईयर में जाके उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग हो रही है। तो सेकंड ईयर मतलब कि अगर विंटर सीजन आता है किसी प्लांट में वेजिटेटिव के बाद में, कायिक वृद्धि के बाद में, तो उसमें जो है फ्लावरिंग पहले होती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है कि फ्लावरिंग के लिए भी हमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर, जैसे सीड अपन ने अभी चिलिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी चिलिंग ट्रीटमेंट देख। अब देखो यहाँ पे जो वनरेलाइजेशन है उसका मेन मतलब क्या है कि फ्लावरिंग के लिए हमें प्लांट को जो चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वनरेलाइजेशन या बसंतीकरण। अब ये देखो, इसको सबसे पहले कोअर्ड साइंटिस्ट है उन्होंने करा था, और उन्होंने इसी ये वनरेलाइजेशन दिया था। और इनके अनुसार अगर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रखते हो तो उसमें जो है टेम्परेचर में वनरेलाइजेशन या फ्लावरिंग अच्छी होती है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एक वो भी एक दे रखा है रिएक्शन है, तो उसमें है मेल्चर्स, ये साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने कहा था कि जैसे फ्लावरिंग के लिए कल अपन ने फोटो पीरियड में उसमें देखा था फ्लोरिजन होता है, ऐसे ही फ्लावरिंग के लिए एक और हार्मोन होता है वर्नेलिन, नाम इसी हिसाब से इन्होंने दिया, वर्नेलाइजेशन यानी वर्नेलिन। और इस ये कब होता है कि जैसे मान लीजिए कि विंटर वैरायटी है, अब वो जो विंटर वैरायटी है लो टेम्परेचर में उसमें डेवलपमेंट होगा किस हार्मोन का, वर्नेलिन का। और ये वर्नेलिन फिर किस में जाएगी, फोटो पीरियडिज्म में जाएगी, उसको इंड्यूस करेंगे, तो इंड्यूस करने के बाद वो फ्लोरिजिन में जाएगी, और फ्लोरिजिन जब डेवलप हो जाएगा तो फ्लावरिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो सिंपल सी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस 1-2 चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको याद करनी है। फिर उसके बाद में देखो अगला है सेंसियसनेस। तो सेंसियसनेस क्या है, जीर्णता। अब जीर्णता क्या कहलाती है, पहले मैंने आपको बताई कि जब जैसे एज के हिसाब से प्लांट, जैसे एनिमल्स हम में भी होता है, तो उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें भी होता है कि जैसे जैसे आयु उनकी बढ़ती, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे जो है उनकी भी प्रोसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो बंद हो जाती है, और उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सेंसियसनेस, एक तरह से ओल्डनेस जिसे प्लांट की कह सकते हो। तो वो जो अवस्था है जिसमें कि जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे कम होके बंद हो जाती है। अब यहाँ पे भी दे रखी है, जैसे लियोपोल्ड है तो उन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके की होती है। तो एक तो है संपूर्ण पादप जीर्णता, यानी पूरा का पूरा प्लांट जो है जैसे उसकी एज हो गई या उसका सीजन खत्म हो गया, पूरा का पूरा जैसे सीजनल प्लांट होते हैं पीले पड़ के सूख के डेड हो जाते हैं। दूसरा है कि कुछ में जो है उसके अपेक्स पोर्शन है, अब जैसे पुदीना है, पुदीना को आप देखो जब सीजन होगा तब तो वो ऊपर दिखाई देगा, और जब सीजन नहीं होगा तो उसका ऊपरी पोर्शन तो गायब हो जाएगा और वो नीचे का पोर्शन उसमें रहेगा। तो ये क्या कहलाती है, एपेक्स या शूट
या सीड्स या प्रारूप। फिर है पर्णपाती जीर्णता। अब ये बसंत वगैरह जो सीजन आता है, पतझड़ आता है, तो उसमें पत्तियां टूट जाती हैं और फिर वापस से बसंत आता है तो वापस आ जाती है, तो ये कहलाती है डेसिडियोसेंसिस या पर्णपाती जीर्णता। फिर उसके बाद में क्रमिक। तो क्रमिक में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब लीफ है तो पतझड़ और वो वाला सीजन तो है ही, लेकिन वैसे अगर उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया, वो मैच्योर हो गई, तो अपने आप टूट जाती है और अपने आप फिर नई है वो उसमें आ जाती है। फिर इसमें देखो लास्ट टॉपिक बच रहा है विल्गन। अब विल्गन क्या है? अपने प्लांट से अलग होना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे पत्ती है, वो पत्ती अपने स्टेम से धीरे धीरे उसमें ऐसे टिश्यूज़ बनेंगे जिनकी वजह से वो धीरे धीरे डेड होगी, और जरा सा ही फोर्स लगेगा या हवा तेज चलेगी तो वो वहाँ से हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टिश्यूज़ या ऊतक बन जाते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे डेड हो जाती है। और स्पेशली कॉर्क टिश्यूज़ बनते हैं, कॉर्क ऊतक बनते हैं, तो उनसे वो अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिशन प्रोसेस। और जो ये लेयर बनती है इसे बोलते हैं एब्सिशन लेयर। तो इस तरीके से जो है, और यहाँ पे कुछ जैसे आपने सेल वॉल में पढ़ा था कि पैक्टिनेज और सेल्यूलोज इनकी बनी हुई होती है, तो इसकी जो मिडिल प्लेट है, तो वो प्लेट इन एंजाइम्स के कारण जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो लीफ हो, वो अपने मदर प्लांट से वहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? एब्सिशन। तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल से मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी और उसमें अपन जूलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।